हेलो टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। कैसे हैं आप सब? तो मैं आदित्य फिजिक्स वाला की तरफ से आज लेके आया हूँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेशन विद रिस्पेक्ट टू द फैक्ट कि अगले 9 मंथ्स के अंदर नीट 2025 को कैसे क्रैक किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है और हम में से बहुत सारे बच्चे इस ड्रीम को लेके चले हैं क्योंकि वो सब अपने मेडिकल कॉलेज को टारगेट बना चुके हैं और उनके पेरेंट्स भी उनके साथ इस सपने का हिस्सा हैं। और डेफिनेटली अगर मेहनत की जाए तो इसको अभी भी ट्रू किया जा सकता है। एंड आज इसी के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नीट का पेपर हमसे चाहता क्या है। दूसरा, कैसे करके एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान एस्टैब्लिश करें। ये दोनों चीजें अगर हमने सीख ली तो भैया आधी लड़ाई तो जीत गए। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं 2025 में। सबसे पहले तो भैया हमें एक बहुत हाई स्कोर चाहिए क्योंकि 2024 के नीट ने हमें एक चीज तो बता दिया है कि सच है रैंक इन्फ्लेशन। अब उन मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए ज्यादा नंबर लग रहे हैं जो मेडिकल कॉलेजेस पहले रिलेटिवली ज्यादा रीच में थे। अगर मैं बात करूं पहले की, तो पहले 640 पे जो मेडिकल कॉलेज मिला करता था, अब 665 नंबर के आसपास वो मेडिकल कॉलेज मिलता है। तो ऐसे केस में हमें बहुत ही ज्यादा हाई स्कोर चाहिए, तभी जाके हम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। डेफिनेटली हर्डल थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर मेरे बताए मेथड से चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस को पाओगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे एक बहुत ही ज्यादा मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिश की जाए जिसकी वजह से आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे नीट एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें अगर तैयारी की, तो याद रखिए किसी भी प्रकार की सक्सेस कुछ पिलर्स पे खड़ी होती है, कुछ स्तंभ पे खड़ी होती है, और नीट की सक्सेस डिपेंड करती है इन 5 पिलर्स के ऊपर। सबसे पहले तो भैया आपको एक्सेप्टेंस मोड पे आना पड़ेगा। जी हाँ, हम सब में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हमें एनालाइज करना है। जब एनालाइज करेंगे, जब मानेंगे कि कमी है, तभी तो उसके ऊपर काम करके इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप में अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, अगर आपको अभी भी लग रहा है दैट यू आर परफेक्ट, देन मे बी यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अब हमें अपनी गलतियों को रियलाइज करना है। सबसे पहले तो लिख ही लेना है कि कहां कहां गलतियां हैं हमारे अंदर, और उन गलतियों पे काम करना शुरू कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके, इंप्रूवमेंट हो सके। दूसरा, गोल सेटिंग की आदत डालनी है। अब देखिए, गोल्स कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं, कुछ मीडियम टर्म के होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं। अब लॉन्ग टर्म गोल तो हम सबका कॉमन है कि भैया नीट 2025 को फोड़ना है। एक मीडियम साइज का गोल क्या हो सकता है कि मे बी अगले 3 टेस्ट तक मुझे अपने स्कोर्स को ऊपर की तरफ रखना है और कॉन्स्टेंटली ग्रोथ करना है, दैट इज अ मीडियम स्केल गोल। या फिर एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि मुझे कल दिन में एक बहुत क्रूशियल केमिस्ट्री का चैप्टर कवर करना है, दैट इज अ शॉर्ट गोल। तो भैया गोल सेटिंग की आदत डालनी पड़ेगी लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए नीट के एग्जाम में। तो इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि चाहे एक बहुत गरीब इंसान हो चाहे बहुत अमीर इंसान हो, दोनों के पास होते 24 ही घंटे हैं। लेकिन एक गरीब इंसान बेचारा पूरा दिन मेहनत करके कुछ 100 रुपए दिहाड़ी पाता है, और एक बहुत अमीर इंसान का एक एक मिनट कई लाखों रुपए का होता है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का गेम तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी स्केड्यूल कि भैया पढ़ने का सलीका होना चाहिए, कैसे करके पढ़ाई करके ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीव करने हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों से मिलता हूं तो वो कहते हैं सर हम दिन में 7 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं बढ़ते। अरे भैया 7 घंटे की इफेक्टिव स्टडी चाहिए, तभी जाके तो नंबर बढ़ पाएंगे। अगर 7 घंटा बस किताब को ही घूरते रहे तो कैसे नंबर बढ़ेगा। इसके अलावा रेगुलर रिव्यूज करना। याद रखिए, सच हमेशा जीतता है और सच्चाई से भाग के आज तक किसी का भला हुआ नहीं, है ना। तो ऐसे केस में हमेशा खुद को एनालाइज करिए, अपने प्रोग्रेस को एनालाइज करिए, तभी जाके ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ बनी रहेगी। नहीं तो भैया डिक्लाइन पे चले जाओगे, नीचे की तरफ चले जाओगे। राइट, सो लेट द काउंटडाउन बिगिन नाउ। और अब से हम पूरी सच्ची मेहनत के साथ सक्सेस की तरफ काम करेंगे। सो सबसे पहले तो अपना एम सेट करते हैं। समय है हमारे पास 9 महीने। सब्जेक्ट पढ़ने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे हाथीनुमा सब्जेक्ट जो भी बहुत बड़े हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, याद रखिए जब भी किसी इमारत पर चढ़ना होता है तो सीधा छलांग मार के नहीं चढ़ पाओगे।
स्टेप्स, सीढ़ियां चाहिए होती हैं, राइट। तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप होगा इसके अंदर एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना। मजबूत फाउंडेशन का मतलब क्या होगा? वो चैप्टर जिनकी एप्लीकेशन पूरे सब्जेक्ट में हो उनको मास्टर करना। जैसे कि मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप एक चैप्टर पढ़ते हैं सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, जो कि आपको एनेबल करता है कि आप फिजिक्स के, ना सिर्फ फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी काफी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा करनी है जी तोड़ मेहनत, इंटेंसिव स्टडी। जब भी पढ़ो तो एक्टिवली पढ़ो। एंड तीसरा होगा रिवीजन एंड प्रैक्टिस, क्योंकि यही आपको असली आईना दिखाएगा कि क्या आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव कैसे करें। स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपर्स के अंदर मैंने आज तक जितने टॉपर्स देखे उन सब में एक क्वालिटी तो कॉमन थी, मानना पड़ेगा, वो सब एक्टिव लिसनर्स थे। क्लास में 2 प्रकार का बच्चा होता है। एक ऐसा बच्चा जिसको क्लास में भेज दिया गया जस्ट बिकॉज उसको एक समय पे कहीं जाना है, वहां पढ़ना है और वापस आना है, वो क्लास में बैठा है। लेकिन जो टॉपर रहेगा वो हमेशा क्लास में एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा, वो हमेशा नॉलेज को रिकॉर्ड करेगा, लिखता रहेगा। इससे क्या होता है कि आप नॉलेज को ना सिर्फ ग्रास्प करते हैं, वो नॉलेज आपके दिमाग में चिपक सी जाती है और एकदम से आप भूलते नहीं है उस चीज को, राइट। तो ऐसे केस में यू हैव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिव लर्नर। हमेशा कोशिश करिए क्लास में अलर्ट रहें, अपना पोस्चर इरेक्ट रखिए, एकदम आंखें और कान खुले रखिए, ताकि कोई भी शब्द, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, राइट। इसके अलावा घर जाते ही क्या करना है, एक छोटी सी प्रैक्टिस रखिए अपनी कि जो भी आज आपने उस सब्जेक्ट में सीखा है उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, 4-5 लाइन में समरी लिख दीजिए, एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। जैसे कि आज मैंने ब्लड का टॉपिक कराया तो ब्लड के टॉपिक का एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, चीजें याद रहेंगी, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूं आज मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म बताया तो एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लो रफ सा। इसके अलावा फ्लो चार्ट बना के देख लो। ये सब चीजें बहुत काम आती हैं यार, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं बहुत सारी नॉलेज को बहुत कम जगह में और बहुत कम समय में दिमाग में डालने के लिए। इसके अलावा क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। अक्सर मैंने टॉपर्स के अंदर एक और चीज देखी है कि वो क्या करते हैं, बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, वो एक ही चीज को अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से सोच पाते हैं। ये क्वालिटी आपको भी एस्टैब्लिश करनी है, क्वेश्चनिंग एबिलिटी। क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर ये व्हाई नाम का शब्द ना होता तो शायद से साइंस इतनी डेवलप होती ही ना, राइट। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रू बैरोमीटर है आपकी सक्सेस का, दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन सॉल्विंग। कितने क्वेश्चन कर रहे हो, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, यही तो बताएगा आप कितना अच्छी मेहनत कर रहे हो। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का तड़का लगना जरूरी है इसके अंदर। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। याद रखिए, रेगुलर रिवीजन जरूरी है और अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत बनाए रखना जरूरी है। अब देखो, बहुत मेहनत कर रहे हो, एकदम सक्सेस की तरफ जा रहे हो, लेकिन तभी सडनली टेंशन में आ गए, पेपर देखते ही हाथ पैर भूल गए, है ना। तो ऐसे केस में भैया इतने टाइम की मेहनत एकदम वेस्ट हो जाएगी। तो कोशिश करिए, हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन योगा टाइप कुछ करिए, तो जीवन में बैलेंस बना रहेगा। जब समय मिलता है बीच में आधा घंटा 45 मिनट वॉक करिए, बाहर जाके ताजी हवा लीजिए शाम को, ठीक है। बहुत अच्छी आदतें हैं ये जीवन भर आपको हेल्प करने वाली हैं। तो ऐसे केस में दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि सोर्सेज क्या रहेंगे पढ़ाई के, ठीक है। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया कोई भी टीचर आपको कहेगा, और ये सारे टीचर्स मानते भी हैं, ये सारे टीचर्स जानते भी हैं कि एनसीईआरटी आपके लिए गॉडफादर है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा एक्स्ट्रा 10% पढ़ना चाहते हो ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ, तो ऐसे केस में पीडब्ल्यू मॉड्यूल भी देख लेना। डीबीबी सॉल्व करते रहोगे तो इन प्रैक्टिस रहोगे, टॉपिक्स एकदम दिमाग में घुस जाएंगे, अच्छे से जज्ब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर थोड़े से क्वेश्चंस की एपेटाइट ज्यादा है तो एनसीईआरटी पंच एंड मेट इजी की किताबें भी ले सकते हो, हर सोर्स पर अवेलेबल है, बहुत अफोर्डेबल बुक्स हैं और आपको एक बहुत वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब से एक्सपोज कर देती हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को पेपर में देख के ऐसा ना कहो कि यार ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा अगर आपके पास बैच एक्सेस है तो यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी पिटारा एंड इनफाइनाइट प्रैक्टिस। ये क्या करेगा, आपको इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस से एक्सपोज करेगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, पेपर देख के आपको डर ना लगे, आपको लगे कि यार पेपर देना तो अच्छी बात होती है ना, और तभी तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाएंगे, राइट।
अब हम बात करते हैं कि भैया कैसे करके पढ़ाई को स्ट्रेटेजाइज करना है। बहुत सिंपल सा गुरु मंत्र है, दिमाग में बिठा लो, हर रोज हर सब्जेक्ट पढ़ना है। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मंडे को पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ट्यूसडे को वेंसडे को पढ़ेंगे बॉटनी एंड थर्सडे को पढ़ेंगे जोलॉजी। तो ऐसे केस में फिर मंडे के बाद सीधा फ्राइडे को जाके फिजिक्स की बारी आई और एक हफ्ते में एक ही सब्जेक्ट 2 बार पढ़ पाए। ठीक है, अब होगा यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जब सब्जेक्ट के बीच में गैप आने लगता है तो फिर आप 3 दिन 4 दिन में काफी कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए शॉर्ट बर्स्ट्स में पढ़ना सही रहता है, स्लॉट्स में पढ़ना सही रहता है, लेकिन हर एक चीज हर रोज पढ़िए। इससे आपकी याददाश्त स्ट्रांग बनी रहती है और आपकी फाउंडेशन कंपैक्ट बनती है नॉलेज की, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल भी कर पाते हैं। राइट, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूं कि अपने स्लॉट्स डिसाइड कर लो। ठीक है, अब जैसे कुछ अच्छा, आप अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्लॉट रखिए, हर रोज मिनिमम 2 आवर्स का तो पर सब्जेक्ट पढ़िए ही पढ़िए। देखिए 9 महीना रह गया है, 2 साल का सिलेबस करना है, अभी नहीं 2 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। राइट, सो ऐसे केस में क्या किया, जैसे कि सुबह क्लासेस लगाई, उसके बाद 4 से लेके 6 बजे का एक स्लॉट रख लिया, उसके बाद 7 से लेके 9 बजे तक का एक स्लॉट रख लिया, और उसके बाद रात को अपना एक और स्लॉट रख लिया, लेटस से 10 से लेके 12 का एक स्लॉट रख लिया, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है 2 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ने का, बीच में गैप भी मिल गया, खाना वाना खा सकते हो, हल्का फुल्का सैर कर सकते हो। ठीक है, और रात की नींद भी 12 बजे सो जाओगे, 12 साढ़े 12 सो गए तो सुबह आराम से 7 बजे उठिए, सैर करिए एंड फिर उसके बाद वापस कोचिंग जाइए। सुबह सुबह उठ के रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा, क्लास से पहले एक बार रिविजिट करना चाहे सिलेबस को, तो अपने आप को स्लॉट वाइज पढ़ाइए। ठीक है, एक बार में 6 घंटा बैठने में कोई समझदारी नहीं है, 2 घंटे के बाद वैसे भी दिमाग की बैटरी डाउन हो जाती है, छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है, बहुत जरूरी होता है। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, यहां पे फिजिक्स के लिए मैंने यूज किया है P, केमिस्ट्री के लिए यूज किया है C, बॉटनी के लिए यूज किया है B एंड जोलॉजी के लिए यूज किया है Z। ठीक है, तो करना क्या है, मंडे को फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी, ट्यूसडे को केमिस्ट्री फिजिक्स जोलॉजी। अब देखिए इससे होगा क्या कि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपके मेन पेन टॉपिक्स होते हैं, पेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो आप हर रोज पढ़ लेंगे। और अगर मैं बात करूं बॉटनी और जोलॉजी की, तो बॉटनी एंड जोलॉजी आप ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से आप एक बहुत बैलेंस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे आदित्य सर 2 घंटे का समय कैसे करके इफेक्टिव बनाएं, तो भैया आदित्य सर ने इसका भी बहुत अच्छा इलाज ढूंढ दिया है आपके लिए। ठीक है, अब देखो, क्लास में पढ़े एक टॉपिक, उसके बाद घर आए, घर आते ही पहले 20% टाइम में दिया रिवीजन। रिवीजन मतलब वही छोटे नोट्स बनाना, ठीक है, या फिर उसको फिर से एनसीईआरटी से पढ़ लेना लाइन टू लाइन, उसके अलावा फ्लो चार्ट बनाना या फिर छोटा सा डायग्राम बनाना, कुछ भी करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिवीजन। एक बार जब कॉन्फिडेंस आने लगे तो उसके बाद क्या करो, 20 से 50 क्वेश्चन निकाल लो एमसीक्यू, है ना। तो 50% टाइम मैंने किसको दिया है, एमसीक्यूज को दिया है पर सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं तो बायो के ऑलमोस्ट 80 एमसीक्यू हर रोज के हो सकते हैं, या फिर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो 50-50 एमसीक्यू तो हो ही सकते हैं इस समय में। उसके बाद जब एमसीक्यू आप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए बहुत सारे, तो क्या होगा, करना है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब अपने ही अटेम्प्ट को चेक करिए आंसर की के साथ। अब ज्यादातर क्वेश्चन तो सही होंगे, एब्सोल्युटली राइट, लेकिन कुछ कुछ गलत भी हो जाएंगे, है ना, कुछ कुछ गलत भी होंगे। तो ऐसे केस में क्या करना है मेरे लाल, ये जो क्वेश्चन हैं इनको करिए आउटलाइन एंड इनके टॉपिक्स को रिविजिट करिए। मुद्दा यही है, अपनी कमियों को ढूंढ के जिसने सॉल्व कर लिया वही है टॉपर, यस और नो। और उसके बाद जो थोड़ा सा समय रह जाता है इन टॉपिक्स को, ये जो टारगेट टॉपिक्स हैं, इन टारगेट टॉपिक्स को हम क्या कह रहे हैं, टीटी कह रहे हैं। ये जो टारगेट टॉपिक्स हैं इनको सॉल्व करिए, स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करिए, किसी टीचर की हेल्प लेनी है टीचर की हेल्प लीजिए, नो प्रॉब्लम विद दैट। पूरा इंटरनेट इंफॉर्मेशन से भरा है, इंटरनेट को यूज करिए भैया, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हाथ में पकड़ाई क्यों है तुम्हें, राइट। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वालिटी तो मैंने एक टॉपर की दिया, वो क्या करते थे, कागज रख दिया था उन्होंने अपने पास, उसमें अपने सारे टेस्ट के नंबर लिखा करते थे, और एक चीज इंश्योर किया करते थे कि उनके टेस्ट के नंबर ऊपर की तरफ ही जाएं।
जरूरी नहीं कि कभी 50 नंबर से बढ़े, कभी 10 नंबर से बढ़े, कभी 15 नंबर से बढ़े, कभी 13 नंबर से बढ़े, लेकिन हमेशा वो कोशिश करते थे कि अपने स्कोर्स को ऊपर की तरफ ही रखा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने स्कोर्स को रेगुलरली मॉनिटर करिए। दूसरा, टारगेट योर वीक टॉपिक। जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी तैयारी इसी बारे में है कि कौन अपनी कमियों को ढूंढ सकता है, ना सिर्फ ढूंढ सकता है, उनको रिजॉल्व कर सकता है, रिजॉल्व करने के बाद सक्सेस की तरफ जा सकता है। उसी को तो नीट का पेपर ढूंढ रहा है, उसी चैंपियन को तो नीट का पेपर ढूंढ रहा है। ऐसे केस में आपको अपने स्कोर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये आपको एक आईना दिखाएगा, रियलिटी चेक देगा कि भैया कितनी मेहनत कर रहे हो, कितनी मेहनत नहीं कर रहे हो। एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरी बैटल लीड्स टू विक्ट्री। जरूरी नहीं हर टेस्ट के अंदर ही स्कोर तुम्हारा बढ़ेगा, कभी कभी होगा कि स्कोर नीचे भी जा सकता है। डिसहार्टन नहीं होना, एकदम डिसहार्टन नहीं होना। हार के बाद ही जीत आती है। तुम्हारे कुछ गलत अटेम्प्ट क्वेश्चंस के लिखे थे, जितने गलत अटेम्प्ट नीट से पहले कर लोगे उतने ही तुम्हारे गलत अटेम्प्ट कट गए, और फिर नीट के पेपर में बचेंगे तो सिर्फ सही अटेम्प्ट। यस और नो? ऊपर वाले ने हर किसी के हिस्से कुछ कुछ गलत अटेम्प्ट लिखे ही हैं। अब कुछ बच्चे उन गलत अटेम्प्ट को नीट से पहले ही यूज कर लेते हैं, तो ऐसे केस में नीट के पेपर में उनके पास होते हैं तो सिर्फ सही अटेम्प्ट, वही बनते हैं टॉपर, 720 में 720। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि पहले प्रैक्टिस करते नहीं है, तो सारे गलत अटेम्प्ट जाके नीट के पेपर में करके आते हैं, वो बन जाते हैं लो स्कोरर्स। राइट? तो हमें लो स्कोरर नहीं बनना है, हमें बनना है टॉपर। क्या बनना है? टॉपर। राइट? इसके अलावा डू नॉट गेट ओवर एक्साइटेड। अक्सर बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है, 2-3 बार जब स्कोर ऊपर जाता है तो चौथी बार तो ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ना छोड़ देते हैं, स्पेशली बायोलॉजी, क्योंकि उनको लगता है कि बायोलॉजी तो हमें पसंद है, तभी तो हम मेडिकल में आए हैं, नहीं तो हम किसी और फील्ड में होते, है ना? तो बायोलॉजी में तो नंबर कट ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है भाई, बायोलॉजी में ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है आपको। राइट? तो नेवर गेट ओवर एक्साइटेड। और अगर सब कुछ करने के बाद भी स्कोर्स ऊपर नहीं जा रहे हैं तो फिर एक बार प्रोफेशनल एडवाइस ले लीजिए, अपने मास्टर जी के पास जाइए एंड उनको बताइए कि सर स्लैश मैम आप प्लीज मेरे को हेल्प करिए, मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं ये सब कर चुका हूं और कुछ सजेस्ट करिए। वो डेफिनेटली आपको पथ प्रदर्शित करेंगे, वो आपको डेफिनेटली एक सही रास्ता दिखाएंगे। राइट? सो ऑलवेज सीक फॉर योर एल्डर्स एडवाइस, दे आर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल। एक और चीज याद रखिएगा, नीट का पेपर कभी उस बच्चे का क्लियर नहीं होता जो कि इसको स्प्रिंट रेस की तरह मानता है। लास्ट मोमेंट परफॉर्मेंस के लिए नीट कभी है ही नहीं। इट इज नॉट अ रेस वेयर यू कैन रन फॉर 10 सेकेंड्स एंड गेट रैंक 1। नीट है एक मैराथन। मैराथन में बेशक तेज मत भागो, लेकिन कंसिस्टेंसी से भागो। हर रोज पढ़ो, चाहे 4 घंटा पढ़ो, चाहे 5 घंटा पढ़ो, लेकिन उस दिन भी पढ़ो जब पूरी दुनिया छुट्टी मना रही है, तभी नीट का पेपर निकलेगा। इसमें ज्यादा पढ़ने वाले का नहीं, कंसिस्टेंट पढ़ने वाले को एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फील्ड ही ऐसी है, डॉक्टर्स अपने पूरे जीवन कुछ 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 नॉलेज ऐड करते रहते हैं और उसी से फिर उनका प्रोफेशन जो है और निखरता है समय के साथ साथ। ठीक है? तो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करिए अपने अंदर। अभी तक तो देखा कि क्या करना है, अब हम देखेंगे क्या नहीं करना है नीट की तैयारी में। सबसे पहले, डू नॉट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अपनी नेचुरल बाउंडेशंस को ऑनर करिए और उन्हीं बाउंडेशंस, उसी कंफर्ट जोन को धीरे धीरे करके पुश करके एक्सीलेंस की तरफ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, आज पढ़ रहे हैं 2 घंटा और बोलेंगे मैं कल से 8 घंटा पढ़ूंगा। तो भैया आज 2 घंटा पढ़ रहे हो, कल 8 घंटा पढ़ लोगे, परसों फिर 2 घंटा भी नहीं पढ़ोगे, है ना? तो ऐसे केस में ग्रेजुअल ग्रोथ शो करनी है हमें। डू नॉट टेक बॉटनी एंड जोलॉजी लाइटली, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है। वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। जितना हो सके उतना ही करो, बट कंसिस्टेंट रहो। 2 घंटा पर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, आप 1.5 घंटा पढ़ो, है ना? 4.5 पढ़ लो बस, है ना? लेकिन 5-6 दिन करने के बाद फिर उसको 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट से 1 घंटा 35 मिनट पर सब्जेक्ट कर दो, 1 आवर 35 मिनट्स कर दो, फिर 5 दिन चलाओ, फिर उसके बाद 5 मिनट और बढ़ा दो, और ऐसे करके अपना जो कंफर्ट जोन है उसी कंफर्ट जोन की बाउंड्री को पुश करते रहो करते रहो करते रहो, तो डेफिनेटली आप एक रिलेटिवली बड़े जोन में पहुंच जाओगे। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, इंसान का शरीर आधा जीवन सोने के लिए बना है। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने कभी कहा था
राइट। तो ऐसे केस में कम से कम 6.5 से 7.5 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप चाहिए। 6.5 से 7.5 घंटे की अनइंटरप्टेड अच्छी स्लीप, क्वालिटी स्लीप चाहिए, है ना। क्योंकि अगर स्लीप नहीं लोगे तो फिर इरिटेशन होगा, लोगों को देख के गुस्सा आता रहेगा, अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। ये सब लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो कि नीट की तैयारी में आपके लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। इसके अलावा कभी कभी पावर नैप भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल 1.5 घंटे से न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, न्यूमेरिकल्स करते करते दिमाग से धुआं निकलने लगा है, तो ऐसे केस में क्या करो, बेंच के ऊपर एक बार सर रखो, 15 मिनट के लिए सो जाओ, अलार्म लगा के बेड पे पावर नैप लेने मत जाना, नहीं तो सोओगे दोपहर को 4 बजे, उठोगे रात को 9 बजे, है ना। तो प्लीज डोंट डू दैट। जहां बैठे हो वहीं पे एक 15-20 मिनट का छोटा पावर नैप ले लो। 15-20 मिनट का पावर नैप आपको 1.5 घंटे की और एंड्योरेंस दे देता है, राइट। इसके अलावा टू डू लिस्ट का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हर रोज रात को सोने से पहले अगले दिन के 4 इंपॉर्टेंट काम नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पहला काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे जैसे दिन में आप अपने टारगेट को अचीव करते रहे, वैसे वैसे इसके ऊपर ट्रिक मारते रहिए, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे पता लगेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी काम करने में बढ़ जा रही है। इस टेक्निक को मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूं। इस टेक्निक ने मुझे अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प किया है। तो ऐसे केस में ये टेक्निक तो एक गोल्डन टेक्निक है, कभी मुझे मेरे टीचर ने दी थी, तो आज मैं आपको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ टेक्निक, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल पॉइंट जो मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस होगी, नॉट एज अ टीचर, नॉट एज एन एजुकेटर, बट एज एन एल्डर ब्रदर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस, मोह माया से थोड़ा दूर हो जाओ, ठीक है। किससे दूर हो जाओ? मोह माया से थोड़ा दूर हो जाओ। थोड़े दिन के लिए अगर सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तो भैया कोई सेहत पर अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गए तो यही दोस्त, यही मित्र खुद लड्डू का डब्बा, माला, ढोल सब लेके घर आएंगे और तब मजे से सेलिब्रेट कर लेंगे। 1-2 महीने का समय मिलेगा आराम से दोस्तों का सोशलाइज करना। जिन दोस्तों को गलती से इग्नोर कर दिया है तैयारी के दौरान, उनको सॉरी भी बोल देना, वो सॉरी बोलना काफी फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन अगर इस समय पे डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए तो ऐसे केस में क्या होगा, मेहनत नहीं कर पाओगे तो फिर सक्सेस तक नहीं रीच कर पाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी तरफ से, प्लीज आप मानिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। एक बार के लिए अपने दोस्तों को अपना दुश्मन बना लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत समय मिलेगा वापस इनसे दोस्तियां करने के लिए। तो इसी के साथ आज का पावरफुल सेशन होता है खत्म। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली नीट में तो सक्सेस हो ही जाएंगे। और अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके प्री एक्वायर्ड नॉलेज को और बेटर कर दें तो मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बच्चों की ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया होगा, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज मी आदित्य साइनिंग ऑफ।